back guys to my YouTube channel Ritik's Vision. I hope guys आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे. Okay guys, so guys as per the promise I'm back. और जो मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी सीरीज मैं लॉन्च करूंगा YouTube पे बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं सीरीज लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं डेली एक या दो वीडियोस डेली YouTube पे अपलोड करूंगा और इतने टॉपिक्स फुल होंगे. ठीक है बच्चों, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जब हमें पता होता है ना टारगेट, व्हाट इज द टारगेट, जब हमें क्लियर होता है ना तब चेस करने में मजा आती है. यस और नो गाइस, जब हमें टारगेट पता है भाई 280 चेस करना है तो मजा आती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाइस हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन किए क्लियरली. ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, गॉस लॉ, टिनरियल कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस जो मैंने बहुत अलग-अलग मॉड्यूल से उठाए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करके मजा आएगी. और उसके बाद एंड में गाइस प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस नीट एडवांस के क्वेश्चंस मैं अलग से वीडियो बना के, यानी कि कुल 8-9 दिन में मैं डेली वीडियोस डाल के सारे टॉपिक्स कवर आउट करूंगा. इस गेम की सबसे खास बात ये होगी बच्चों की आई विल मेक इट श्योर कि कर मैं यहाँ रहाऊंगा सारे क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको ये बिलीव दिलाऊंगा कि सॉल्व आप कर रहे हो. आपने कहा सो व्हाट डू यू मीन? आप क्लास करो, सारी क्लासेस कर लेना, मुश्किल से 7-8 दिन में ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म. आपके अपकमिंग जेईई मेंस आने वाला है, नीट आने वाला है, एडवांस होगा, तब आपको खुद में एक सेल्फ बिलीफ आ जाएगा नहीं यार मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम तैयार है, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर तो हो चुके हैं. ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको जरूर ये कोशिश करूंगा कि आपको ये बिलीफ हो कि सर लिख जरूर रहे हैं बट यू आर द प्लेयर, कि करने वाले कौन हो आप. सो गाइस ये है टॉपिक, इसको एक बार मेंशन कर लो, फिर धीरे हम लोग आपको मैं ये बताता हूं कि जेईई मेंस में एडवांस में कौन सी मेन टॉपिक है. फिर हम उतरते हैं पहले से लेके पूरे 11 टॉपिक्स तक, और ये 12-13 को वीडियोस के एंड में करेंगे. तो गाइस किसी को नोट करना है तो प्लीज मेंशन, देख लीजिए एक बार. अब गाइस ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस नीट और एडवांस पे ज्यादा फोकस किए जाते हैं. अब कुछ कहेंगे भाई क्या पका रहे हो यार, जल्दी से मुद्दे पे आओ, पढ़ाना स्टार्ट करो. कंट्रोल गाइस, कंट्रोल. हम गलती यही करते हैं, हमको यही नहीं पता होता है कि हमें मेन काम कहां पर करना है, हमें मेन वर्क कहां पर करना है. इन टॉपिक्स को अगर आप नोट कर लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि क्या आपकी तैयारी जेईई मेंस नीट एडवांस के देने लायक है भी या नहीं. अदरवाइज आपको एक असहाय जैसे फील होगा, अनकंफर्टेबल जिसे कहते हैं. सो गाइस ये सारे टॉपिक्स मैं सारे के सारे कवर अप कराऊंगा, बट मैंने मेंशन अलग से इसलिए कर दिया क्योंकि ये बहुत बार ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर इसी से आते हैं. ठीक, तो आपको ये पता रहेगा, तो जब सारी क्लासेस फिनिश अप हो जाएंगी ठीक, तो आप मिला सकते हो कि सर ने ये किया कि नहीं, हमारा ये तैयार है कि नहीं, हमारा ये तैयार है, हमारा ये तैयार है, हमारा ये तैयार है. गाइस मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको इतने क्रिंच लेवल पे आएंगे, आपको मजा आ जाएगी गाइस, बट स्टिल आई वांट यू टू नोट इट डाउन. सो गाइस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर हमें पढ़ना क्या है. ठीक गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको एक ऐसे चार्ज की स्टोरी पढ़नी है जो रुका हुआ है, यानी कि एक चार्ज जो रेस्ट पे है, वो क्या क्या कारनामे कर रहा है, क्या क्या करामात मचा रहा है, उसकी पूरी स्टोरी है इलेक्ट्रोस्टैट्स में. अगर आप एंजॉय ले लेके, मजे ले लेके, एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आई स्वेयर आखिरी वीडियो तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको मजा आने वाला है. बट मजा ले लेके पढ़ना बच्चों. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर पढ़ना क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज दैट इज केप्ट एट रेस्ट. ये रुका हुआ है, ये क्या क्या कारनामे करेगा, इसी की पूरी स्टोरी है. इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट आर केप्ट एट रेस्ट. सर अगर हमें इसकी पूरी स्टोरी सुननी है तो इसके बारे में यानी चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, यस और नो. ठीक, तो अब सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे मैं एग्जांपल रिलेट करता हूं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर हमें कोई दो बुरी बात बोल दे तो हम गुस्सा आ जाते हैं, दो अच्छी बात बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं, यस और नो. तो उसी तरह से जैसे हमारे अंदर गुस्सा होना या खुश होने तरह की प्रॉपर्टी है, उसी तरह से किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज एक्वायर कर सकता है. क्या एक्वायर कर सकता है गाइस? चार्ज. तो चार्ज है कैसा? इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर. उस चार्ज की वजह से उसके पास एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है. आई अगेन रिपीट गाइस, अगर एक किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज आ गया तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी आ गई कि वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स.
बच्चों इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पढ़ना है। आने वाले चैप्टर्स में अभी आपका चार्ज रुका हुआ है, लेकिन जैसे चार्ज मूव करने लगेगा तब आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यस और नो गाइस? तो आपने कहा ठीक है सर, मतलब एक तरह से जो चार्ज है वो एक तरह से गुस्सा है, जैसे हम हमारे अंदर गुस्सा वाली प्रॉपर्टी आती है, इनके अंदर एक चार्ज प्रॉपर्टी आती है। बिल्कुल सही, उससे सारा रिलेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक। अब लेकिन सर व्हाट इज द बेसिक्स, मतलब इसकी मीनिंग क्या है? तो देखिए बच्चों, चार्ज एक्वायर कैसे होता है? Concept of charges came from excess or deficiency of electrons। आप सबने पढ़ा है कि एटम में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो वो एटम नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने बोला नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको नोट करिए बच्चों, धीरे धीरे चीजों को और रिलेट करते हैं। हरी आप नोट इट डाउन। तो गाइस चार्ज की पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो चार्ज होता क्या है बच्चों? सबको पता है Q = IT, सब पढ़ के आए हो। I यानी कि करंट, करंट होता है एम्पियर, टाइम होता है सेकंड, तो यूनिट होगी इसकी A × S। सिमिलरली डायमेंशन A यानी एम्पियर, सेकंड को टाइम। आपने कहा ठीक है सर, हो गया बच्चों, इसको धीरे धीरे नोट करते रहिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम अपने दिमाग में जब भी चार्ज आएगा उसको रिलेट करेंगे गुस्से से, ठीक। यानी कि जिस तरह से चार्ज को हम देखते हैं उस तरह से गुस्से से, गुस्से को देखेंगे। इससे क्या होगा बच्चों? आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मेरी बात मान लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, गुस्से की कोई डायरेक्शन होती है क्या? कहीं भी निकाल दिया, कहीं भी किसी पे फूट पड़े, लाइक दैट। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात की बात करें बच्चों, गुस्सा एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ऑब्वियसली बात। अभी हम गुस्से थे, उसको दो बात बोल दी, अगला गुस्सा हो गया। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यस और नो गाइस? उसी तरह से मैं, अच्छा जैसे अगर ह्यूमन है तो वो गुस्सा हो सकता है। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन क्या गुस्सा ह्यूमन के विदाउट एग्जिस्ट कर सकता है? आपको सर क्या फालतू बातें कर रहे हो? उसी तरह से चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, मतलब एक मास चार्ज एक्वायर कर सकता है, लेकिन हम बोले चार्ज है लेकिन वह मास नहीं है, ये तो फालतू बात हो गई बच्चों। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यस और नो? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब हम बोले कि कोई चीज है उसके पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, ये तो मजाक हो गया। ये तो वही बात हुई, यहाँ पर कोई खड़ा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो बंदा ही नहीं है। अब तो ये तो सोचने वाली बात हो गई। ओके गाइस, ठीक। अब देखिए, ये हो गई तीसरी बात, ठीक। अब देखिए, थोड़ी सी इसमें छोटी सी बात है। अगर आप किसी बॉडी की चार्जिंग करेंगे, आप कहोगे सर कैसे? अभी बताएंगे बेटा, वेट। अगर आप किसी बॉडी की चार्जिंग करोगे तो उसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कराते जाओगे, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका मास डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका मतलब मास इंक्रीज कर रहा है। आपने कहा सर कैसे? देखिए बेटा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास हेवियर होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ठीक। अगर आप किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो तो एक तरह से उसका मास बढ़ता जाएगा, और उससे पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर कोई भी मैटर से आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उस पर्टिकुलर एटम का या मैटर का जो मास है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नोट इट डाउन, धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं बच्चों, नोट इट डाउन। तो गाइस, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये, अगर कोई भी बॉडी होगी तो उस पे जो टोटल चार्ज होगा ना, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। यानी किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 2e, 3e, 4e, 2/3, 1/2, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता या डेसिमल में नहीं हो सकता, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। आपने कहा सर क्यों? एक बात बताओ बच्चों, एक बॉडी में होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बेसिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? अगर प्रोटॉन की बात करें तो +e, +2e, +3e। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो -e, -2e, -3e। क्या कभी आपने 2/3, 4/e सुना है? नहीं ना। तो बेसिकली एक बॉडी जो मिलके बनती है वो किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन्स पे, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। यस और नो गाइस? तो बेसिकली एक पूरी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ये हुई इसकी एक और प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी मैंने नीचे मेंशन की, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब जो गुस्सा है, अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो मेरा गुस्सा आप में ट्रांसफर हुआ, आप किसी और पे गुस्सा निकालोगे, उसने किसी और पे निकाला, यानी कि गुस्सा जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। उसी तरह से चार्ज जो होता है
उसको वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। नोट करते जाइए बच्चों। अब बच्चों इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। आपने कहा सब मतलब, चलो बच्चों थोड़ा सा पीछे जाता है लॉज ऑफ मोशन में। अगर आपको याद हो तो, अगर जैसे आपको याद होगा कि वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज करते थे, हम लिफ्ट के अंदर होते थे तो अलग स्पीड, बाहर से देखते थे तो अलग स्पीड, याद आया आपको, जिसमें फिर सूडो फोर्स वगैरह आ जाता था। यस और नो? इसमें क्या है कि जो चार्ज है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है सब। मतलब आप यहां से देखो, लिफ्ट के अंदर से देखो, हवाई जहाज के अंदर से देखो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। आप हवाई जहाज में जा रहे हो, आप लेट के देख रहे हो, डजंट मैटर, चार्ज चेंज नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला जब चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अभी थोड़ा देर देना बच्चों, थोड़ा टाइम और। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी थ्योरी आपको बताऊंगा, सीधा आपके दिमाग में बैठेगी। तो मतलब अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, जो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे आप, तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर वो v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, साथ ही साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। बच्चों याद रखिएगा, मतलब अगर रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज एक्सेलरेटिंग, देन वी कैन से इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एज वेल एज वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। यस और नो गाइस? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली प्रॉपर्टी जो मैं पहले ही बता चुका हूं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, मतलब अगर दो सिमिलर चार्ज है बच्चों, ये तो विधि का विधान है, अगर लड़का शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा। हाँ आज आजकल थोड़ा सा विधि चेंज हो गई, ये कैटेगरी थोड़ी बढ़ रही है, बट स्टिल आजकल स्टिल प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल। नोट इट डाउन बच्चों। इसके बाद मैं ये सिखाऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब सर किस तरह से एक मैटर को चार्ज किया जा सकता है, मतलब सर किस तरह से पापा को गुस्सा दिलाया जा सकता है। नोट इट डाउन। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी एक बॉडी में किस तरह से हम चार्ज एक्वायर करा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला मेथड है हमारा फ्रिक्शन। सबने पहले जानते हो कि अगर दो बॉडी रब करेंगी, दो बॉडी अगर क्या करेगी, रब, ठीक, उस तरह से बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो, यानी कि जस्ट बाय रबिंग आप एक बॉडी में चार्ज एक्वायर करा सकते हो। आपने कहा सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था चार्ज तो तब आता है जब एक में इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। एग्जैक्टली बच्चों, तो जब बॉडी की रबिंग होगी तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। आपने कहा सर वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ लोअर वर्क फंक्शन एंड हायर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेटल के अंदर होता है, वो बाहर तब आएगा जब आप उसको एनर्जी दोगे। तो जो भी सरफेस को कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आ जाता है उसी को बोलते हैं लोअर वर्क फंक्शन। आई अगेन रिपीट, वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अंदर से बाहर आना। अगर कम एनर्जी में अंदर से बाहर आ जाता है तो हम बोलते हैं लोअर वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में ट्रांसफर होगा। एग्जांपल्स आपको याद होंगे, ड्राई हेयर और कोम वाले, ग्लास और सिल्क क्लॉथ वाले। ठीक, ये तो था रबिंग। इससे हमने क्या पैदा किया, चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंडक्शन। इसमें ना बॉडी कांटेक्ट में आती है ना रबिंग होती है, बस बॉडी पास में आई और क्या हो गया, इंडक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी इज बॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर वन। देखिए बच्चों, जैसे एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके सारे नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होके यहाँ पर एक्वायर हो जाएंगे, यस और नो, और सारे पॉजिटिव कहाँ एक्वायर हो जाएंगे, पीछे। हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले साइड में अर्थिंग कर दी। अब बच्चों आप लोग जानते नहीं होंगे कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि जो सारा चार्ज इस साइड वाला है वो सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। बच्चों अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, धीरे धीरे सीखोगे ये सब। अभी मानते चलो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, उसको जितना चार्ज दोगे वो सब ले लेगा अपने अंदर। तो कहने का सेंस ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा अर्थ के अंदर चला गया, यानी कि सिर्फ माइनस बचा रह गया, वो प्लस पूरा का पूरा नीचे चला गया और आपने अर्थिंग भी हटा दी। अब इस रॉड को अगर आप फोर्थ स्टेप में हटा दोगे तो ये माइनस चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने इस बॉडी को बस पास में लाया,
ये न्यूट्रल था, इस पे माइनस इधर एक्वायर हो गया, क्यों सर? क्योंकि इधर पॉजिटिव था, पिछले में प्रॉपर्टी बताई माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है, अगर यहाँ माइनस एक्वायर हुआ तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। अब उसके बाद हमने इस साइड में अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने से क्या हुआ सर? सारा प्लस नीचे चला गया, उसके बाद अर्थिंग हटा दी और इस रॉड को भी फोर्थ स्टेप में हटा दिया, तो ये माइनस चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने एक बॉडी जो न्यूट्रल थी उसकी बॉडी पे पूरा नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी बहुत जरूरी है कि इट नाइदर गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। क्या इस बॉडी ने कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया? नो सर। किसी को दिया? नो सर। तो मतलब इट नाइदर गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक। इसका जो नेचर होगा हमेशा उसके अपोजिट होगा, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है। मतलब सर देखिए बच्चों, ये क्या था? पॉजिटिव, और इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। मतलब नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट। लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन हमेशा कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडी में होता है, किसी पार्टिकल में कभी नहीं होता। It occurs only in bodies conducting or non-conducting but not in particles। तो बच्चों आपने क्या सीखा? अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और अगर कोई चार्ज बॉडी को उसके पास लाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इंडक्शन। उसी तरह से बच्चों पापा घर में बैठे थे न्यूट्रल, आप आए, आपको देखते ही पापा गुस्सा हो गए। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, रिलेट कर सकते हैं हम लोग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, एक और मेथड जिससे आप एक बॉडी में चार्ज ला सकते हो वो है कंडक्शन। कंडक्शन में टू बॉडीज का कांटेक्ट में आना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड कंडक्शन। If a charged body is put in contact with uncharged body, then uncharged body becomes charged due to transfer of electron। एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज, जब दोनों को रब किया तो चार्ज से अनचार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसके वजह से जो अनचार्ज्ड बॉडी थी वो भी क्या हो जाएगी? चार्ज। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, जिसपे आपने दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया और जो अनचार्ज बॉडी थी वो क्या हो गई? चार्ज। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, याद रखना कि चार्ज बॉडी लूजेस सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस ही बात है, अगर उससे दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ लूज तो होंगे ही। इसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आने वाली क्लासेस में भी आएगा, बट एक नॉर्मल सी बात करें, पोटेंशियल का मतलब कुछ भी हो सकता है। दो लोगों की पोटेंशियल में ताकत को भी ले सकते हैं, नॉलेज को ले सकते हैं, पैसे को ले सकते हैं, किसी चीज को भी ले सकते हैं। जैसे आप अपने टीचर से क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। किस चीज का? नॉलेज का। उनके पास ज्यादा है, आपके पास कम है, तो उनसे आप में नॉलेज का फ्लो होता है। क्यों? ताकि आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो सके। यस और नो गाइस? तो फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा चार्ज कहां से फ्लो करेगा? हायर टू लोअर। तो नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, क्योंकि इसके बाद चैप्टर हम एक्सेलरेट करेगा। नोट इट डाउन। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक बी मच लेटर लेस देन सी। अब गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक बी मच लेस देन सी, क्यू बाय एम कांस्टेंट है, और फॉर रिलेटिविस्टिक क्यू बाय एम डिक्रीजेस एज बी इंक्रीजेस। आपने कहा सर ये क्या है, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। चिल, एकदम रिलैक्स, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताऊँ, एकदम रिलैक्स। आप सबने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी थी, क्या थी? एनर्जी और मास का रिलेशन। उनका क्या कहना था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब कि एनर्जी और मास का रिश्ता है। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन मास एक फॉर्म से एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ या ना? उनका क्या कहना था? आपको ये रिलेशन अगर याद हो, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। आपको अगर याद हो कि अगर जैसे कि हम जो भी चीजें नॉर्मल चीजें डील अप करते हैं, यहाँ पर c क्या है बच्चों? चलो बताओ। c है सर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, हाँ या ना? अब हम जो ये क्या है? v वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ में चीजों की भी वेलोसिटी लेते हैं वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि जो v बाई सी होती है, c बहुत ज्यादा, ये बहुत कम। तो अगर ऊपर वाली क्वांटिटी कम, नीचे वाली बहुत ज्यादा, तो ये टेंड्स टू जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो हम मास को m नॉट ही मान के चलते हैं, हाँ या ना बच्चों? लेकिन अब फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, यानी कि
यानी कि जब स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की स्पीड से बहुत बड़ी है, जो हमने अभी बोला, इसमें q बाय m कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मास बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा बच्चों। बात समझ में आई? लेकिन बच्चों, अगर मैं ये बोलूं ये c और इस v में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखो बच्चों, अब अगर मैं इस v वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा, v वेलोसिटी को क्या करूंगा? इंक्रीज। तो अगर ये पार्ट इंक्रीज करेगा और 1 में से माइनस करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर ये पूरा पार्ट डिक्रीज करेगा तो मास क्या करेगा? इंक्रीज। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। फिर से देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं ये v वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो जो ये वाला पार्ट है, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा तो ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, यस और नो? और अगर ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा तो इसको 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरा पार्ट अगर माइनस कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये पूरा पार्ट डिक्रीज करेगा। और ये m से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला पार्ट डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज। वन मोर लास्ट टाइम, दोबारा से बच्चों, मैंने बोला ये v वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ये पूरा पार्ट, न्यूमरेटर अगर इंक्रीज करता है तो ये पूरा पार्ट इंक्रीज करेगा। अगर ये पूरा पार्ट इंक्रीज करेगा तो 1 से माइनस करेंगे तो ये पूरा पार्ट डिक्रीज। और अगर ये पूरा पार्ट डिक्रीज तो m से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मास भी क्या करेगा? इंक्रीज। तो q बाय m में जैसे जैसे मास बढ़ रहा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा, ये वैल्यू क्या? घट रही होगी। तो फॉर रिलेटिविस्टिक q by m decreases as v increases। आपने कहा सर थोड़ा बहुत समझ में आया। मतलब बच्चों कहने का सेंस ये है कि वो बॉडी जिनकी स्पीड लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, उसमें मास वेरी कर जाता है। और ये रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा, m is equals to m naught 1 upon root के 1 minus c का होल स्क्वायर। अगर उनकी वेलोसिटी c के लगभग बराबर है तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन बॉडी की जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, उसमें ये पूरे पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये 1 हो जाता है, तो m नॉट के बराबर हो जाता है। यानी मास कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो पूरी चीज रेशियो में क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन फॉर रिलेटिविस्टिक, यानी कि ऐसी बॉडीज जिनकी जो स्पीड होती है वो लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है या उससे कम ज्यादा थोड़ी सी, तो उसमें क्या होता है बच्चों? इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सा अगर ये v बढ़ेगा तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी, 1 से माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी घटेगी, तो मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये और ये पूरी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास इंक्रीज किया कब? जब वेलोसिटी को इंक्रीज किया, v इंक्रीज किया, मास इंक्रीज किया। अब q बाय m में अगर मास इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज। इसीलिए लिखा है q बाय m डिक्रीजेस एज v इंक्रीजेस। v को इंक्रीज किया, मास इंक्रीज करेगा, न्यूमरेटर अगर इंक्रीज करेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या करेगी? डिक्रीज। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों बहुत जगह यूज होते हैं, बहुत जगह, तो आप सबको इन सब पता होना चाहिए, इसको नोट करिए। सो गाइस, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हम फिजिक्स में अक्सर क्वेश्चन में बहुत फंस जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा फील नहीं कर पाते ना। तो देखिए, अभी तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, तो एक फील लेके चीजों को करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वुल, यानी पॉलीथीन को वुल के साथ ऐसे रब किया गया तो पक्का सर उस पे चार्ज आ गया होगा। क्यों सर? क्योंकि वुल से आपकी पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। जो पूरा चार्ज उस पे आया वो आया -2 × 10 की पावर -7। क्या इतना क्लियर गाइस? ठीक। इज डेवलप ऑन पॉलीथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर? हमसे मास पूछा है, वो सब बात की बात। पहले ये पता लगाओ रबिंग में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। आपने कहा सर ये कैसे पता चलेगा? टोटल चार्ज हमें पता है बच्चों। आपने कहा हाँ सर। एक बात बताइए बेटा, अगर मान लीजिए ये टोटल चार्ज आता कैसे? आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए बॉडी है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स, उन सबको एड अप कर देते हैं, वही क्या बन जाता है? पूरा चार्ज। यस और नो? तो हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़ चुके हैं क्या? Q इज इक्वल्स टू NE, जहां पर Q होता था टोटल चार्ज, E होता था एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और N होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक बॉडी में कुल उतना चार्ज होगा जो एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना है बच्चों? आप देख सकते हो
2 इंटू 10 की पावर -7 उसका मैग्नीट्यूड, n क्या है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E क्या है एक चार्ज की बेसिक यूनिट, वो कितनी होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या किसी को कोई डाउट बच्चों? तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे 2 इंटू 10 की पावर -7, ये भी कूलम ये भी कूलम, कूलम कूलम कट गया, अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो कुल मिला के बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1.25 इंटू 10 की पावर -12। हम टाइम वेस्ट सॉल्विंग नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है बच्चों? तो ये आ गया। अब ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए। बच्चों क्या आपको एक मास इलेक्ट्रॉन का मास पता है? ओके बिल्कुल सर, सबको पता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन की मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है ना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.25 इंटू 10 की पावर 12। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तब आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पे 11.3 इंटू 10 की पावर -19 आ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। आपको ये समझ में आया? मतलब कि जब रबिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, टोटल चार्ज दे दिया। सर टोटल चार्ज बनता किससे? एक इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन गए सबको सम करते हैं तब जाके ये बनता है। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन गए, E प्लस E प्लस E प्लस E, 50 इलेक्ट्रॉन गए, E प्लस E प्लस E अप टू 50 टाइम्स। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तो Ne इज इक्वल टू टोटल चार्ज, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सब मास कितना ट्रांसफर हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सर एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट इट डाउन बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेसिक्स काफी पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो बहुत ही जल्दी डेली बेसिस पे होगी, तो हम उसमें अपलोड करेंगे कूलम्स लॉ एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आपको लिखवाया उसको करते चलेंगे। प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी डाउट्स हो अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन दिल खोल के पढ़िएगा बच्चों। आगे जाके चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा। आज तो फिर भी हमें थोड़ा थ्योरी पढ़ने लगा, लेकिन आगे जाके चैप्टर और मजेदार होगा, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपस में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो। बट ओके अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कॉल पे डिस्कस करना, ऐसे मत डिस्कस करिएगा, लेकिन बच्चों प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।